नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत की राजनीति कुछ इस मोड़ पर पहुंची है कि जहां पर बहुत बड़ी संख्या में नेता आज की तारीख में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको ज्वाइन करने को बेताब हैं। वैसे भी जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसकी अल्टीमेट इच्छा यही होती है कि वो कुर्सी पर आकर बैठे। तो फिर उसमें पवार हों या सचिन पायलट हों या किरण रेड्डी हों या अभी चन्नी साहब का भी खबर आ रही है कि वो भी शायद भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी काफी खबरें पेपरों में आ रही हैं। और कई और नेता हैं जो शायद अपनी एक नाव छोड़ के दूसरी नाव में चले जाएं, और कई ऐसे हैं जो दो नाव पे पैर रखकर चल रहे हैं और इस बात का पता नहीं चलने दे रहे कि वो जाएंगे कहाँ अल्टीमेटली। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल सही है कि जब आप राजनीति में आते हो तो आपका अल्टीमेट ध्येय तो सत्ता ही है। और फिर जब सत्ता का खेल है तो फिर सत्ता के खेल में आप नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी और मूल्य ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप गलत क्षेत्र में इन चीजों की खोज कर रहे हैं। अगर पवार साहब भी अपने लिए एक बेहतर मौके ढूंढ रहे हैं इतने सालों बाद, या अजीत पवार भी ढूंढ रहे हैं, उन्हें ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती है और लगातार इस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का आभास होता है कि जब भी मौका मिलेगा तो महाराष्ट्र में तो संभावनाएं हो सकती हैं कि जहां पर एमवीए टूट जाए और एनसीपी, या हो सकता है एनसीपी 10-12 सीट जीतने के बाद भी एनडीए में चला जाए। इस बात की संभावना से अब इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पायलट साहब का तो यही नहीं पता कि आज इस मोड़ पे है, कल उस मोड़ पे है, कब कूद कर एनडीए की अपना गाड़ी में बैठ जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है। और उनके जितने भी देखा जाए तो लक्षण कुछ ऐसे ही हैं जहां पर वो या तो छोड़ने के बहाने बना रहे हैं या फिर इस लेवल तक चीजों को ले जा रहे हैं जहां कांग्रेस उनको खुद वहां से निकाल दे एक्चुअली। खैर, वो दुविधा में फंसे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुविधा में हैं। लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद, जब तक नवंबर दिसंबर आएगा, उनकी दुविधा खत्म हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे नेता विपक्ष को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी की रेलगाड़ी में चढ़ जाएंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ जो 3 वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं वो हैं अनिल सिन्हा जी, डॉक्टर अनिल जैन जी और सुनील शुक्ला जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास ही आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि सत्ता के इस खेल में, और क्या कहते हैं, कुर्सी की इस रेल में, ये उम्मीद करना बेकार है कि आप उसके अंदर जाके नैतिकता और मूल ढूंढें। वो आए इसलिए सत्ता में कि कुर्सी चाहिए। अगर कुर्सी चाहिए तो यहां से नहीं मिलेगी तो वहां से मिल जाएगी। बुराई क्या है उसके अंदर, सुनील जी? धन्यवाद दिनेश जी। नहीं, बात तो आपका कहना सही है कि ढेर सारे लोग राजनीति में सत्ता का ही सुख भोगने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में आते हैं समाज परिवर्तन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, नागरिकों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है। और सत्ता की चाह रखने वाले लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो अपने सिद्धांतों के आधार पर सत्ता पाना चाहते हैं, लोगों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं कि लेकिन उनके उस जन विश्वास हासिल करने के पीछे उनकी एक सोच है, एक अपनी अपनी एक विचारधारा है। वह किसी के साथ मिलकर के सत्ता में शामिल होने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों की भी संख्या ठीक ठाक है जो इसके लिए तैयार नहीं है, जो अपने विचारधारा पर चल रहा है। और जिन नामों की आपने चर्चा की, तो कम से कम अगर मैं शरद पवार जी की बात करें, तो शरद पवार ने निश्चित रूप से सत्ता की राजनीति की है, बट सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का उनका रिकॉर्ड है। तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को पीछे करके उन्होंने अपनी स्थिति ठीक की, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए नहीं कभी। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां रही, उनकी नजदीकियां तो हर पार्टी में रही, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सत्ता में जाने का कोई मुझे उदाहरण मिलता नहीं है। निश्चित सर रूप से नागालैंड में चले गए हैं सर। नागालैंड में जीत के उनकी सरकार को समर्थन दे दिया उन्होंने, एनडीए को। सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन होता क्या है दिनेश जी ना कि हम भी चुनाव देखते हैं, आप भी चुनाव देखते हैं। कई बार होता यह है कि कई नेता ऐसे होते हैं, जो नेता उनकी ताकत अपनी खुद की ताकत है और उनको केवल एक पार्टी का चुनाव चिन्ह चाहिए होता है। वो चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं।
उसमें पार्टी का बहुत योगदान नहीं है। क्या वहां प्रचार करने गए थे क्या शरद पवार साहब या प्रफुल्ल पटेल साहब? ऐसी स्थिति नहीं है। वो अब कल जो नेता एनसीपी पे चुनाव लड़े हैं, कल पता चलेगा कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ जाएंगे। मतलब कोई टिकट मिल जाए उनको, एक चुनाव चिन्ह चाहिए, वो उनकी अपनी ताकत होती है। उसको मैं इस तरह से लोगों का मानना, मतलब मेरी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पूरा का पूरा राजनीतिक दल सत्ता में चला गया या उसने समर्थन दिया, वो मतलब नागालैंड के मिलीजुली सरकार में शामिल है, वो जिसका नेतृत्व बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी भी उसमें शामिल है। तो नागालैंड में तो कोई विपक्ष है ही नहीं है, वो तो अलग तरह की राजनीति वहां हो रही है, एक अलग बहस का विषय है। ये अजीत पवार साहब, आपका तो 18 दिन की सरकार उन्होंने बनाई थी, लेकिन शरद पवार जी के हस्तक्षेप से सरकार चली नहीं और महाविकास अघाड़ी अस्तित्व में आई, और महाविकास अघाड़ी को संगठित रखने में शरद पवार का की बड़ी भूमिका है। आप या ये ईडी को जब उनकी नोटिस मिली थी, तो हम सभी को याद होना चाहिए कि भीगते पानी में पैदल वो ईडी के दफ्तर तक गए थे, और उस एक अच्छा, मैं नहीं मानता कि उनके ऊपर दबाव नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और इस देश के संपन्न राजनेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन एक मजबूत राजनेता भी है वो। लेकिन कौन कहाँ चला जाएगा, कौन नहीं जाएगा, यह बिल्कुल आप कहना सही है कि किस मौके पर कौन सी आप बात कहते हैं, उसको लेकर के नेतार्थ निकाले जाते हैं। जो जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है अडानी साहब को लेकर के, हालांकि कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है जानकार लोगों के लिए, वो कारपोरेट से उनके संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं और कारपोरेट के चिंतक भी हो रहे हैं। कभी भी उन्होंने रेगुलेटेड इकोनॉमी का समर्थन नहीं किया, शुरू से उन्होंने नहीं किया, और खुले अर्थव्यवस्था के समर्थक रहे हैं। उनके कृषि नीतियों को लेकर के भी उनकी आलोचना हुई थी जब वो कृषि मंत्री थे, वो बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाएंगे, मुझे अभी मतलब जितना मैं अपना समझता हूं या जितना मैंने उनकी राजनीति को देखा है, तो मुझे विश्वास करने में असुविधा होगी। रही बात सचिन पायलट साहब की या जी चन्नी साहब का आपने नाम लिया, मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ लोग राजनीति में है, और ये तो सचिन पायलट साहब राजनीति में है कि राजेश पायलट साहब राजनीति में थे, तो एक उत्तराधिकार में उनको मिल गया। लेकिन जिन ये निश्चित रूप से यह चिंता का विषय जरूर है कि प्रतिबद्धताओं की मुद्दों को लेकर के वैचारिक आधार पर राजनीति करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है। ये अवसरवादी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अपने विचारों को लेकर के संघर्ष करने वालों की अच्छी खासी तादाद है। बावजूद इसके राहुल गांधी को देखिए आप, राहुल गांधी से मतलब कम से कम अगर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है राजनीति करने का और अपनी बात करने का। तमाम उत्पीड़न, तमाम आक्रोश, तमाम केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी इन्होंने तो अपनी बात कहने में कभी पीछे नहीं रहे, वो और लगातार अपनी बात कहते रहे, सरकार के ऊपर हमलावर भी रहे। वामपंथी नेताओं को आप देख लीजिए, मेरे स्मृतियों में नहीं है कि कोई वामपंथी नेता अपना दल छोड़ करके कहीं चला गया और सुख सुविधाओं के लिए, चाहे अन्य किसी चीजों के लिए उन्होंने अपने वैचारिक प्रतिबद्धताओं को छोड़ा। लेकिन निश्चित रूप से रीजनल पार्टीज के साथ ये समस्या आई और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी जो और जिन्होंने राजनीति में अवसरवाद तलाशा और सत्ता के लिए उन्होंने अपने मूल्यों, सिद्धांतों, जिस सिद्धांतों की बात करते रहे उसके साथ समझौता उन्होंने किया, और इसको लेकर के राजनीति करने वालों के प्रति भी लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ। अब जो आदर और जो सम्मान, ये इन प्रवृत्तियों का ही परिणाम है ये कि जो आदर और सम्मान राजनेताओं के प्रति आम आदमी दिखाता रहा है उसमें कमी आई। अब वो जो प्रतिष्ठा हमारे आपके सामने, मैंने महात्मा गांधी को तो नहीं देखा है, मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन मैंने लाला लोहिया जी को देखा है, मैंने तमाम बड़े नेता हुए हैं, मैंने चंद्रशेखर जी को देखा है, मैंने आचार्य नरेंद्र जी को देखा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नेता हैं। मैं नमोद्रीपाल साहब को मैंने बोलते हुए सुना है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे नेता हैं जो जिनकी प्रतिबद्धताएं हैं और उनके प्रतिबद्धताओं की वजह से ही लोगों का भी अभी बहुत विश्वास राजनीतिक लोगों में है। लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों के प्रति वह सम्मान जो आजादी के दौरान, आजादी के बाद के कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक रहा, उसमें कमी आई है। लेकिन और इसका कारण केवल यही है कि लोगों ने अपनी विचारधारा को छोड़ करके सत्ता की और सहूलियत की राजनीति की। एक लोगों ने राजनीति को एक तरह का निवेश मान लिया। एक तरह की स्थिति हुई कि कहीं परिवार में 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और अलग अलग दलों में राजनीति कर रहे हैं,
वो इस तरह की प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं, निश्चित रूप से पैदा हुई हैं। लेकिन और जो कि जिससे मन लोगों के मन में एक अविश्वास की स्थिति बनती है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि लोगों का विश्वास खत्म हो जाए या वैचारिक राजनीति का जो आधार है या जो मजबूती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए।